स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग अंग्रेजों के द्वैत शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। द्वैत शासन व्यवस्था, जिसको कि दोहरा शासन प्रबंध या दोहरा शासन प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा कि इसमें दो तरह के लोगों का शासन था। ये बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लागू किया था और ये 1765 से लेकर के 1772 तक अनवरत चलती रही। तो आइए आप इसके बारे में जानें, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा कि ये व्यवस्था किस तरह से स्थापित हुई। तो आप सभी को मालूम है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इन दोनों युद्धों के द्वारा अंग्रेजों की बंगाल पर विजय हो गई। इसके पश्चात 1765 में क्लाइव, जो कि अंग्रेज था, और मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का नवाब सुजा-उद-दौला, इनके बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद संधि पर अपने वीडियो बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप पूरा उसको देख सकते हैं। अब इस 1765 का इसने जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें बंगाल का नवाब अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली मात्र रह गया था, क्योंकि वहां पराजित हो गया था। और उन्होंने जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र नजीम-उद-दौला, जो कि अल्पवयस्क था, उसे गद्दी पर बिठाया। वो उनके हाथों की कठपुतली था। उसके बाद सैफुद्दीन, और सैफुद्दीन के बाद अंतिम जो शासक था मुबारक-उद-दौला, जो कि 1775 तक रहा। 1775 के बाद में वहां पर नवाबों का शासन समाप्त हो गया। तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में की जो इलाहाबाद की संधि थी, उसके आधार पर इन्हें बंगाल पर अधिकार हो गया। और अधिकार में दो तरह के अधिकार थे वहां पर, ये जान ले हम। ये कोई भी शासक जो होता है उसके दो तरह के अधिकार होते हैं। एक अधिकार होता है दीवानी का और दूसरा होता है निजामत का। दीवानी का मतलब होता है राजस्व, कर इकट्ठा करना, मतलब आय का साधन पूरा दीवानी में होता है। और दूसरा होता है निजामत। निजामत का मतलब होता है कि वहां की सारी जवाबदारी, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा, कानून, न्याय करना, लोगों के लोक कल्याण के लिए कार्य करना, ये सारा का सारा आता है निजामत में। दीवानी में क्या आएगा? राजस्व, मतलब आय का काम। तो अंग्रेजों ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया। उन्होंने क्या किया कि दीवानी का अधिकार अपने पास रखा, मतलब आय का काम तो उन्होंने स्वयं रखा, और निजामत का कार्य बंगाल के नवाब को सौंप दिया। अब इसमें बहुत बड़ा फायदा था। दीवानी में क्या था कि सारा आय होना है और उत्तरदायित्व कुछ नहीं है। यहाँ उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं है और आय सारी किसके पास जाना है? अंग्रेजों के पास। यहाँ निजामत में क्या है कि सारी जवाबदारी नवाब की है और आय के साधन कुछ नहीं। जवाबदारी सारी है और आय के साधन नहीं है। यहाँ आय के साधन है दीवानी में और जवाबदारी कुछ नहीं है, उत्तरदायित्व कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि निजाम को कुछ कार्य करना है, अपने प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य करना है, तो उसके लिए पैसा कौन देगा? और इन्होंने क्या किया, एक निर्धारित निश्चित राशि, जो कि लगभग 50-55 लाख रुपया था, वो ये देते थे अंग्रेज लोग इनको, और उससे पूरा कार्य होता नहीं था। तो सारी की सारी जो बदनामी होना है वो किसकी होना है? नवाब की। तो इस तरह से दो तरह का शासन हो गया। दीवानी मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाले अंग्रेज थे और वहां पर राज करने वाला नवाब था। तो दो लोगों का शासन होने के कारण इसको क्या कहा गया? द्वैध शासन, दोहरा शासन, दो तरह का शासन। किसके पास जाएगा? राजस्व संबंधी कोई कार्य है तो यहाँ न्याय करने वाले तो ये है नहीं, न्याय के लिए यहाँ जाएगा। और ये न्याय करे तो किस चीज का करे? लेने वाले तो ये राजस्व। और इन्होंने भी क्या कार्य किया कि राजस्व इकट्ठा कार्य करने की जवाबदारी प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर नहीं रखी। उसके लिए इन्होंने क्या किया? दो नायब नियुक्त किए। उनका नाम क्या था? नायब। ये नायब कौन थे?
दो भाग थे उस समय। बंगाल के क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये क्षेत्र आते थे। तो बंगाल क्षेत्र के लिए तो मोहम्मद रजा खां को किया, नाम था उसका, ये परीक्षाओं में पूछते हैं इस तरह के प्रश्न। मोहम्मद रजा खां जो था वो बंगाल के लिए, और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। ये लोग क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्रों में किसानों से, व्यापारियों से राजस्व इकट्ठा करते और अंग्रेजी खजाने में जमा करते। यहाँ पर अंग्रेजों की और कोई प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं थी, सारी जवाबदारी इनकी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये व्यवस्थाएं लागू क्यों की गई। प्रश्न परीक्षा में आता है किसने लागू किया। हम समझ गए 1765 में लागू किया। किसने किया? क्लाइव ने किया। कब तक चलती रही ये व्यवस्था? ये 72 तक चलती रही। किसने इसको खत्म किया, ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो वारेन हेस्टिंग जब 1772 में गवर्नर बनकर के आया, गवर्नर जनरल, तो उसने आते से ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फिर नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की, जिनके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये अब प्रश्न यहाँ ये आया कि ये क्यों लागू की। तो इसमें एक तो अंग्रेज लोग क्षेत्र से अपरिचित थे, वो बाहरी थे और वो पूरे बंगाल के क्षेत्र को नहीं जानते। तो राजस्व इकट्ठा करना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो राजस्व इकट्ठा करते तो वो क्षेत्र से ही परिचित नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत आती। दूसरा, उनकी भाषा की समस्या थी। अंग्रेज बंगाल क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी उनसे पूरी तरह से अपरिचित थी, तो उसमें भी उनको दिक्कत थी। तीसरी बात ये थी कि वो अपने ऊपर किसी तरह का उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहते थे, उत्तरदायित्व से मुक्ति, क्योंकि वो तो व्यापारी थे, उनका उद्देश्य था व्यापार करना, तो वो उत्तरदायित्व से मुक्त रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस तरह की दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया। तीसरा, आर्थिक लाभ था इससे। आर्थिक लाभ इसलिए था कि अगर वो खुद राजस्व इकट्ठा करते और सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले लेते, निजामत की भी ले लेते, तो इससे क्या होता है कि उनका आर्थिक लाभ कम होता है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत सारे लोग रखना पड़ते हैं उनको, तो वो इस तरह से बचना चाहते थे। व्यापारिक हित, स्वाभाविक है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर वो ले लेते तो व्यापार नहीं कर पाते, वो तो व्यापारी थे। अगर वो राज करने लग जाते हैं तो राज करने में तो बहुत सारी जवाबदारियां बन जाती है, और वो जवाबदारियों से मुक्त होना चाहते थे। उनका उद्देश्य था पूरा व्यापार में, निजी व्यापार भी करते थे, कंपनी के कर्मचारी और कंपनी के लिए व्यापार करते थे, तो वो व्यापारिक हित उनके अधिक थे, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया क्लाइव ने। अब ये जो व्यवस्था चलती रही कब से? 1765 से 1772 तक। इसके बड़े ही खराब परिणाम हुए, बड़े दुखदायी परिणाम हुए, क्योंकि ये जो नायब नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां और सिताब राय, ये जनता से बहुत अधिक कर इकट्ठा करते थे, ज्यादा कर लेते थे, और इसके कारण वहां बंगाल में एक तरह की अराजकता व्याप्त हो गई। ऐसा कहा गया कि 1765 से लेकर 1772 तक का जो टाइम था वो लुटेरों का टाइम था। उसको कुछ इतिहासकार ने यहाँ तक कहा है कि वो डाकुओं का राज था, डाकू थे, वो लूट रहे थे बंगाल को। तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। एक तो बंगाल में जैसा इसके जो परिणाम थे उसमें देखें कि बंगाल में लूट स्थापित हो गई, लूटने लग गए, क्योंकि क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों को एक अधिकार पत्र दिलवाया था और उसमें इन्हें तंबाकू और सुपारी का ये निजी व्यापार भी कर सकते थे। अब यहाँ पर कंपनी के व्यापारी तो लूट ही रहे थे, दूसरे नायब लूट रहे थे, तो इस तरह से किसानों की वहां पर बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हुई। बंगाल में लूट का राज कायम हो गया। दूसरा, कृषि की हानि हुई, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था, उतना उत्पादन हो नहीं रहा था, तो इसलिए बंगाल में कृषि की हानि हुई। तीसरा, इसमें क्या हुआ? उद्योग धंधों का विनाश हुआ। उद्योग धंधा जो खासकर जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो उनका बहुत ज्यादा विनाश हो गया। चौथा, बंगाल में एक तरह से अराजकता व्याप्त हो गई। अराजकता कैसे व्याप्त हुई? आप देख रहे हैं कि दीवानी का अधिकार किसी और के पास है, आय का साधन किसी और के पास है, न्याय करने का साधन किसी और के पास है, जो माने उत्तरदायित्व ही बटे हुए हैं। तो इस तरह से दो लोगों का शासन हो जाने के कारण बंगाल में वास्तविक शासक कोई रहा ही नहीं, तो इसलिए बंगाल में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई।
ऐसा नहीं है कि इससे कंपनी को हानि नहीं हुई हो, कंपनी को भी इससे आगे चल करके आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जब यहाँ के जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे वो भारतीय व्यापारियों का माल, क्योंकि कंपनी करमुक्त व्यापार करती थी, तो वो उनसे रिश्वत लेकर के भारतीय माल को भी अपना बता करके निकाल देते थे, और वो खुद भी निजी व्यापार कर रहे थे। तो आगे चल करके इसमें कंपनी को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। कंपनी के कर्मचारी अधिकारी पैसे वाले बन गए और कंपनी को इससे बड़ी हानि हुई। तो ये बंगाल में 72 तक चलता रहा। जब 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर के आया तो उसने आकर के 1772 में इस व्यवस्था को समाप्त किया। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें किसने लागू किया, कब लागू किया, किसने इसको समाप्त किया, द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप संक्षेप में इसको याद रखें कि द्वैध शासन का मतलब हुआ दो तरह के लोगों का शासन, और ये दो तरह के क्यों हो गया, क्योंकि दीवानी और निजामत दो अधिकार हुए, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये आप याद रखें। आशा है इस वीडियो से आपको आज द्वैध शासन या दोहरे शासन प्रबंध के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।